हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी पर स्वागत है। आज से आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं शैक्षिक प्रबंधन, यानी जो रीट मेंस एग्जाम या फर्स्ट ग्रेड के जो एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए विद्यालय प्रबंधन या जो मान लो माध्यमिक शिक्षा आयोग है, पुस्तकालय मंडल है, ये सारे जो टॉपिक है मैं आपको एक एक वीडियो के माध्यम से इन मेरे द्वारा लिखे गए हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से आपको कंप्लीटली याद करवाने वाला हूँ, जो कि रीट मेंस एग्जाम में आपके लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपको भी पता है यहाँ से 15-20 क्वेश्चन रीट मेंस में आपके आने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से सर्वोत्तम यानी सबसे महत्वपूर्ण ये नोट्स आपके लिए रहने वाले हैं। तो ये आपको पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या मान लो कहीं से भी व्हाट्सएप चैनल आपको उपलब्ध हो जाएगी। क्लास को शुरू करते हैं और वीडियो को सबसे ज़्यादा आप लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आपको धीरे धीरे सब टॉपिक याद होंगे, सब बिंदु याद होंगे जो परीक्षा में आने वाले वहीं आपके लिए लेकर आए हूँ। बस आपको क्या करना है, ध्यान से क्लास को देखना है और गौर से सुनना है, बस आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला टॉपिक आपका विद्यालय प्रबंधन या जिसको हम शैक्षिक प्रबंधन भी बोल सकते हैं। क्या होता है? तो औपचारिक रूप से प्रबंधन का विकास इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से माना जाता है। यानी जो औपचारिक रूप से जो प्रबंधन का विकास है, किसका विकास? प्रबंधन के विकास की बात कर रहे हैं। जो प्रबंधन का विकास है उसका इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति होती है वहां से माना जाता है। फिर शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा का सर्वोत्तम यानी सर्वप्रथम विकास अमेरिका और प्रबंधन की प्रारंभिक अवस्था 19वीं शताब्दी में एफ.डब्ल्यू. टेलर से मानी जाती है। किसके द्वारा मानी जाती है? एफ.डब्ल्यू. टेलर से मानी जाती है, जिन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन का प्रतिपादक सिद्धांत का एफ.डब्ल्यू. टेलर, और इन्हीं के द्वारा जो प्रबंधन है उसकी प्रारंभिक अवस्था मानी जाती है। फिर आता है आधुनिक प्रबंधन का जनक किसे कहते हैं? तो आधुनिक प्रबंधन का जनक हेनरी फ्योल को कहते हैं। किसको बोलते हैं? हेनरी फ्योल को आधुनिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है। फिर जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, प्रबंधन की सुव्यवस्थित अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? हेनरी फ्योल। कुछ पहले महत्वपूर्ण बिंदु पर गौर करेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे उसके अर्थ की परिभाषा की, उसके संभाग, उसके कारण, सब टॉपिक को क्लियर करेंगे। फिर आता है शैक्षिक प्रबंधन का जनक, तो लूथर गुलिक को माना जाता है। जो शैक्षिक प्रबंधन है उसका जनक है वो लूथर गुलिक को मानते हैं, और शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का जनक लूथर गुलिक को, यानी जो शैक्षिक प्रबंधन का जनक है या शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का जनक है वो लूथर गुलिक को ही माना जाता है। प्रबंधन का गुरु कौन है? तो पीटर ड्रेकर। कौन है विद्यार्थियों? पीटर ड्रेकर। भारतीय प्रबंधन का जनक अरिंगम चौधरी है। कौन है? अरिंगम चौधरी। संगठन का मस्तिष्क प्रबंधन को कहते हैं, और विद्यालय का प्रबंधक मस्तिष्क प्रधानाध्यापक को किसको कहा जाता है? प्रधानाध्यापक को कहा जाता है। फिर हम शुरू करते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ व परिभाषा। शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ और परिभाषा। तो विद्यार्थियों, शैक्षिक प्रबंधन शब्द दो शब्दों शैक्षिक प्लस प्रबंधन से मिलकर बना है। किनसे बना है? शैक्षिक और प्रबंधन से मिलकर बना है, जिसमें शैक्षिक का अर्थ शिक्षा से तथा प्रबंधन का अर्थ उचित व्यवस्था से। किससे है? उचित व्यवस्था से। अर्थ उचित व्यवस्था से, अर्थात शिक्षा के संबंध में उचित व्यवस्था करना ही शैक्षिक प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? शैक्षिक प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। पिफनर के अनुसार, पिफनर क्या कहते हैं? तो पिफनर यही कहते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन का तात्पर्य व्यक्ति व व्यक्ति के बीच तथा वर्ग व वर्ग के बीच ऐसे संबंधों को स्थापित करना जिसमें कार्यों का निश्चित विभाजन हो सके। क्या कहते हैं पिफनर? पिफनर ये कहते हैं विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रबंधन का तात्पर्य व्यक्ति और व्यक्ति के बीच तथा वर्ग व वर्ग के बीच ऐसे संबंधों को स्थापित करना जिसमें कार्यों को क्या किया जा सके? निश्चित विभाजन किया जा सके। क्या कर सके? निश्चित विभाजन किया जा सके। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है डिमोक। डिमोक क्या कहते हैं? तो डिमोक के अनुसार मानवीय संसाधनों का अधिकतम उचित उपयोग करना है, जिससे कि शिक्षा के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। दोबारा देखिए, डिमोक कहते हैं कि मानवीय संसाधनों का अधिकतम उचित उपयोग करना है, जिससे कि क्या किया जा सके?
शिक्षा के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके लिए, रॉबर्ट एवं हिलकर्ट के अनुसार अगली परिभाषा किसकी है? अगली परिभाषा है रॉबर्ट एवं हिलकर्ट। क्या लिखते हैं रॉबर्ट एवं हिलकर्ट? यही कहते हैं कि प्रबंधन के क्षेत्र कला व विज्ञान दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या कहते हैं कि जो प्रबंधन में कला व विकास है, विज्ञान है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। फिर एलन के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन वे कार्य जो किसी प्रबंधन को करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? किसी प्रबंधन को करना पड़ता है। अब आता है अगला टॉपिक की शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं। क्या है विशेषताएं? तो सबसे पहली विशेषता है शैक्षिक प्रबंधन कला व विज्ञान दोनों है। शैक्षिक प्रबंधन कला व विज्ञान दोनों है। दूसरी विशेषता है कि शैक्षिक प्रबंधन अमूर्त अवधारणा है। तीसरी विशेषता शैक्षिक प्रबंधन सतत व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। जबकि चौथी विशेषता है शैक्षिक प्रबंधन में मानवीय व भौतिक संसाधनों को शामिल किया जाता है। जो शैक्षिक प्रबंधन होता है वो उसके अंदर मानवीय और भौतिक संसाधनों को शामिल किया जाता है। पांचवी विशेषताएं शैक्षिक प्रबंधन में अधिकारियों व कर्मचारियों में आपसी समन्वय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आपसी समन्वय, भाईचारे का भाव उसके अंदर पाई जाता है। फिर छठी विशेषता हो जाती है शैक्षिक प्रबंधन में शिक्षा की समस्याओं का समाधान किया जाता है। किसकी समस्याओं का? शिक्षा की समस्याओं का समाधान किया जाता है। सातवीं विशेषता आपके लिए रहने वाली है शैक्षिक प्रबंधन में शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन को रोकता है। किसको रोकता है? अपव्यय और अवरोधन को रोकता है। आठवीं विशेषताएं शैक्षिक प्रबंधन विद्यालय में लोकतांत्रिक वातावरण को स्थापित करना चाहता है। किसको स्थापित करना चाहता है? लोकतांत्रिक वातावरण को। नेक्स्ट जो नवी विशेषता है शैक्षिक प्रबंधन एक विशुद्ध मानवीय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? विशुद्ध मानवीय प्रक्रिया है। 8वीं 10वीं विशेषता है आपके लिए शैक्षिक प्रबंधन एक सामूहिक प्रयास है। और 11वीं विशेषताएं शैक्षिक प्रबंधन के सभी स्तर पर आवश्यकताएं होती है। और 12वीं विशेषताएं शैक्षिक प्रबंधन में अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच अधिकार, कार्य व कर्तव्यों का विभाजन पाया जाता है। कैसा विभाजन पाया जाता है? कर्तव्यों का विभाजन पाया जाता है। फिर जो नेक्स्ट आता है शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकताओं के कारण। क्या आवश्यकता है उसकी? कारण क्या है उसका? तो शैक्षिक उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, आधुनिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी आविष्कारों का लाभ उठाने के लिए, तीसरा शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, चौथा संगठन की समस्या का समाधान करने के लिए। फिर आते हैं शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य। शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य, तो पहला उद्देश्य है बालक को शिक्षण अधिगम के लिए अच्छा वातावरण उपलब्ध करवाना। दूसरा, बालक में उत्तम नागरिक गुणों को विकसित करना। तीसरा, बालक के मानवीय व भौतिक संसाधनों में समन्वय स्थापित करना। चौथा, अध्यापकों की कार्य क्षमता व व्यवसायिक क्षमता में वृद्धि करना। पांचवा, समय का सदुपयोग करना। फिर आता है शैक्षिक प्रबंधन के मूल तत्व। मूल तत्व कौन से? तो जे हार्टले ने शैक्षिक प्रबंधन के 3 मूल तत्व बताए। कितने बताए? 3 मूल तत्व बताए। कौन कौन से? अदा, प्रदा, अदा, प्रदा, और एक देखो आगे देखो अदा प्रदा प्रक्रिया। अदा प्रदा प्रक्रिया। तो सबसे पहले बात करेंगे अदा की। क्या है अदा? तो अदा इसके अंदर विद्यालय भवन, फर्नीचर, खेल का मैदान, प्रधानाध्यापक, अध्यापक, प्रशासक, विद्यार्थी, शिक्षण अधिगम, सामग्री, नवाचार, तकनीक आदि सब होते हैं। वो किसके अंदर आते हैं? अदा के अंदर आते हैं। फिर शिक्षण सहायक सामग्री अधिगम के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पर काम करती है। ये जो शिक्षण सहायक सामग्री अधिगम के लिए कौन सा अनुबंध सिद्धांत होता है? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पर काम करती है। और शिक्षण सहायक सामग्री के अनुभव शंकु का प्रतिपादक एडगर डेल है। ये प्रश्न आया पिछली बार रीट मेंस के अंदर कि शिक्षण सहायक सामग्री के अनुभव शंकु का प्रतिपादक कौन है? एडगर डेल। दूसरा आता है प्रक्रिया। इसमें वित्तीय विभाजन, क्रय विक्रय, विकास, संचार, कार्यालय आदि को शामिल करते हैं। तो पहला अदा हो गया, दूसरा प्रक्रिया, तीसरा होता है प्रदा। प्रदा क्या होती है? तो इसमें प्रबंधन की उपलब्धता, अभिवृत्ति, मनोवृत्ति, अभिरुचि, तर्कपूर्ण चिंतन, प्रबंधकीय नियंत्रण आदि शामिल होते हैं। फिर बात करते हैं सामान्य तो जो शैक्षिक प्रबंधन होते हैं उसके 4 मूल तत्व हैं। एच हार्टले ने तो क्या बताएं? जे हार्टले ने 3 बताएं।
जबकि अगर हम शैक्षिक प्रबंधन के 4 मूल तत्व मानते हैं तो वे होते हैं, पहला होता है निर्णय लेना, दूसरा मानवीय संसाधन, तीसरा संचार और चौथा होता है समस्या समाधान। चौथा कौन सा होता है? समस्या समाधान। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है परीक्षा में, शैक्षिक प्रबंधन के मूल 4 तत्वों में से कौन शामिल नहीं है? निर्णय लेना, संचार, मानवीय संसाधन या कुछ एक और आपको और दे दे तो वो शायद नहीं होगा, तो इसलिए आपको याद ऐसे करना है। फिर आता है शैक्षिक प्रबंधन के कार्य। शैक्षिक प्रबंधन के कार्य, तो हेनरी फ्योल ने इसके कार्यों के संबंध में हेनरी फ्योल ने पोको यानी PO CCC की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। क्या किया है? प्रतिपादन किया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है। हेनरी फ्योल ने किसके कार्यों के संबंध के अंदर? शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों के संबंध में पोको की अवधारणा का प्रतिपादन किया। P फॉर प्लानिंग नियोजन, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन संगठन, C फॉर कंट्रोल नियंत्रण, C फॉर कमांड निर्देश देना और C फॉर कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय। दोबारा देखिए, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन संगठन, C फॉर कंट्रोल, C फॉर कमांड और C फॉर कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय। और फिर बात करें अगर लूथर गुलिक की, तो लूथर गुलिक ने पोस्ट कोरब यानी POSDCORB विचारधारा का प्रतिपादन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में भी और रीट के अंदर भी। तो लूथर गुलिक ने पोस्ट कोरब विचारधारा का प्रतिपादन किया, जो अंग्रेजी वर्णमाला के 7 वर्णों से मिलकर बना है। कितने वर्णों से? 7 वर्णों से। P फॉर नियोजन, O फॉर संगठन, S फॉर स्टाफिंग कर्मचारी यानी P फॉर प्लानिंग नियोजन, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन संगठन, S फॉर स्टाफिंग कर्मचारी, D फॉर डायरेक्शन निर्देशन, C फॉर कोऑर्डिनेशन समन्वय, R फॉर रिपोर्टिंग यानी सूचना, B फॉर बजट। तो आपको ये 7 वर्ण याद होने चाहिए। वैसे तो 8 होते हैं, गिनते हो तब, लेकिन CO को एक ही वर्ण माना है, ठीक है। फिर बात करें अगला नेक्स्ट, शैक्षिक प्रबंधन के कार्य। शैक्षिक प्रबंधन के कार्य आपको बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से याद कर रहा हूं, बस क्लास को पूरा देखना है, ऐसा नहीं बीच में छोड़ दिया, समझ में नहीं आ रहा है। अगर ध्यान से मन लगा कर पढ़ोगे तो आपको एक एक वर्ड याद होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको लंबी लंबी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, बस आप इनके आधार पर सब कुछ क्वेश्चन सही कर सकते हो। और बीच में नहीं छोड़ूंगा, सारी क्लासेस सारे टॉपिक आपको यूट्यूब के माध्यम से फ्री में करवाऊंगा। तो शैक्षिक प्रबंधन के कार्य, सबसे पहले बात करते हैं मुख्य कार्यों की। एक होता है मुख्य कार्य और एक होता है गौण कार्य। मुख्य कार्य में आते हैं नियोजन, संगठन, कर्मचारी, निर्देशन, समन्वय, अभिप्रेरणा और एक होता है नियंत्रण। अभिप्रेरणा और एक होता है नियंत्रण। जबकि बात करें गौण कार्यों की, गौण कार्य में संचार, निर्णय, नवाचार, प्रतिनिधि। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल का नाम दे रखा है मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी। आप सभी को बहुत ही ज़्यादा चैनल को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। फिर बात करते हैं शैक्षिक प्रबंधन के कार्य। शैक्षिक प्रबंधन के कार्य हम टॉपिक वाइज, अब जैसे हमने शॉर्टली देखा, अब हम विस्तार से देखेंगे शैक्षिक प्रबंधन के कार्य। सबसे पहले बात करेंगे नियोजन की। नियोजन, तो शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का जनक लूथर गुलिक को माना जाता है। दोबारा देखिए, शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का जनक लूथर गुलिक को माना जाता है और नियोजन को शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। नियोजन को क्या मानते हैं? शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। नियोजन में क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कितना समय व धन लगेगा और क्या परिणाम होगा, ऐसे कुछ जो प्रश्न आते हैं वो सब अपने किसके अंदर आते हैं? नियोजन प्लानिंग के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? प्लानिंग। और आपको ध्यान होना चाहिए, शैक्षिक प्रबंधन में प्लानिंग का जनक कौन है? लूथर गुलिक है। इसके अंदर कैसे क्वेश्चन होते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कितना समय धन लगेगा, क्या परिणाम निकलेगा, इन सभी को हम शामिल करते हैं। फिर नियोजन जितना प्रभावशाली होगा, संगठन के उद्देश्यों को उतनी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अब आप अगर किसी चीज को ध्यान रखो कि आपको सेकेंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी कि मुझे इस समय ये सब्जेक्ट पढ़ना है, अब कब पढ़ना है, कितने समय तैयार करना है, आपकी अगर प्लानिंग अच्छी होगी ना, तो आपका परिणाम भी अच्छा निकलेगा, प्रभावशाली होगा, सब कुछ उद्देश्य भी आपका क्या होगा? आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फिर जॉन मिलेट क्या कहते हैं? तो जॉन मिलेट के अनुसार किसी काम को करने के लिए बुद्धिमत्ता पूर्ण तैयारी जरूरी है, होती है ना।
अगर आपको रीट मेंस के अंदर सिलेक्शन लेना है ना, उसके लिए आपको तैयारी अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तैयारी अगर आपकी अच्छी है ना, तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर बात करते हैं, दूसरा टॉपिक या बिंदु आता है संगठन। क्या आता है? संगठन। इसके संबंध में लूथर गुलिक ने 4 Ps यानी 4 Ps अवधारणा का प्रतिपादन किया। एस तो इसे नाम लगा रहे हैं, लेकिन आपको 4 P का नाम याद होना चाहिए। संगठन के अंदर आपको 4 Ps अवधारणा का प्रतिपादक मानते हैं लूथर गुलिक को। 4 Ps क्या होता है? पी फॉर पर्पज, पी फॉर पर्पज यानी होता है उद्देश्य। फिर दूसरा जो पी आता है उसके अंदर होता है प्रोसेस यानी प्रक्रिया। दूसरा पी क्या है? प्रोसेस, प्रक्रिया। तीसरा होता है पी पैलेस यानी स्थान। तीसरा पी पैलेस, स्थान। और चौथा पी होता है पर्सन, व्यक्ति। चौथा पी व्यक्ति। तो क्या ध्यान रखना आपको? संगठन के अंदर आपका उद्देश्य, आपकी प्रक्रिया, आपका स्थान और आपका व्यक्ति, आपको चारों पी का ध्यान रखना है। किसने दी का? चारों पी का। और किसने दिया? ये लूथर गुलिक ने दिया। किसने दिया? लूथर गुलिक ने। फिर अगला जो पॉइंट आता है आपके लिए, लूथर गुलिक ने संगठन के 10 सिद्धांत बताए। कितने बताए? 10 सिद्धांत। कौन कौन से? पहला कार्य विभाजन, दूसरा विभागीय संगठनों के आधार, तीसरा पद सोपान, चौथा सदस्य समन्वय, पांचवा समितियों के अंतर्गत समन्वय। पांचवा कौन सा है? समितियों के अंतर्गत समन्वय। छठा विकेंद्रीकरण, सातवां आदेश की एकता, आठवां लाइन तथा स्टाफ, नौवां प्रत्यायोजन, 10वां नियंत्रण का क्षेत्र। दोबारा देखिए, याद करिए। लूथर गुलिक ने संगठन के 10 सिद्धांत बताए। कार्य विभाजन, विभागीय संगठनों के आधार, पद सोपान, स्वदेशी समन्वय, समितियों के अंतर्गत समन्वय, विकेंद्रीकरण, आदेश की एकता, लाइन तथा स्टाफ, प्रत्यायोजन, नियंत्रण का क्षेत्र। याद हो गया? फिर बात करते हैं, ये बात हुई लूथर गुलिक की। अब बात करते हैं अपने हेनरी फ्योल की। हेनरी फ्योल ने विद्यार्थियों संगठन के 14 सिद्धांत बताए। कितने सिद्धांत बताए? 14। मैंने बात की है लूथर गुलिक की, अब बात करते हैं हेनरी फ्योल की। तो हेनरी फ्योल ने संगठन के 14 सिद्धांत बताए। पहले तो आपको संख्या याद होनी चाहिए। फिर कैसे, कौन कौन से? तो कार्य विभाजन, अधिकार तथा उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देशन की एकता, सामान्य हितों के समझ, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत हितों की अधीनता, केंद्रीकरण, क्रम व्यवस्था। 8वां आता है सोपान श्रृंखला। 9वां आता है क्रम व्यवस्था। 10वां साम्य। 11वां कार्यकाल का स्थायित्व। 12वां पहल क्षमता। 13वां आपसी सहयोग भावना। 14वां होता है पारिश्रमिक। 14वां कौन सा है? पारिश्रमिक। तो आपको 14 सिद्धांत याद होने चाहिए। फिर अगला जो महत्वपूर्ण आता है, संगठन के संसाधन। संगठन के संसाधन। तो विद्यार्थियों संगठन में विद्यालय के समस्त मानवीय संसाधनों तथा भौतिक संसाधनों को शामिल करते हैं। चाहे कोई भी आ जाए, सभी संसाधनों को शामिल करते हैं। सबसे पहले आते हैं मानवीय संसाधन, जिसके अंदर प्रधानाध्यापक, अध्यापक, बालक, अभिभावक, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ये सब जो होते हैं वो होते हैं मानवीय संसाधन। फिर होते हैं भौतिक संसाधन, जिसके अंदर विद्यालय भवन हो गया, पुस्तकालय हो गया, श्यामपट हो गया, फर्नीचर हो गया, समय सारणी, विद्यालय अभिलेख, ये जो होते हैं भौतिक अभिलेख के अंदर आते हैं। अब बात हम किसकी करेंगे? मानवीय अभिलेख की, एक एक पॉइंट की। क्या क्या होता है? ये जो प्रधानाध्यापक कौन है, अध्यापक कौन है, या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सबकी क्या महत्ता है, क्या महत्व है, तो हम सब की बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे मानवीय संसाधन। इसके अंदर अपना पहला पॉइंट आता है प्रधानाध्यापक। तो प्रधानाध्यापक विद्यालय का मस्तिष्क होता है। क्या होता है? विद्यालय का मस्तिष्क। और विद्यालय प्रबंधन की सर्वोच्च इकाई कौन होती है? प्रधानाध्यापक। विद्यालय का प्रशासक होता है। रायबर्न के अनुसार, रायबर्न कहते हैं कि प्रधानाध्यापक को दृढ़ चरित्र वाला होना चाहिए। कुबरली क्या कहते हैं? कुबरली भी यही कहते हैं कि वही व्यक्ति प्रधानाध्यापक के रूप में सफल है जो ज्ञानी, तर्कवान, अदम्य साहसी व धैर्यवान हो। अदम्य साहसी और धैर्यवान हो। दूसरा था अध्यापक। तो अध्यापक की क्या विशेषताएं, क्या होता है अध्यापक? तो अध्यापक शिक्षण का सत्तावादी चर है। अध्यापक क्या है? शिक्षण का सत्तावादी चर है। शिक्षण का स्वतंत्र चर होता है। शिक्षक का नियोजक चर होता है। विद्यालय का नाड़ी तंत्र होता है। यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। विद्यालय का नाड़ी तंत्र किसे कहा जाता है? अध्यापक, प्रधानाध्यापक, बालक, शिक्षण सामग्री। ऐसा क्वेश्चन आएगा। फिर आपको याद होना चाहिए कि विद्यालय का नाड़ी तंत्र अध्यापक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अध्यापक को कहा जाता है। और S.G. वेल्स के अनुसार शिक्षक इतिहास का वास्तविक निर्माता है। शिक्षक क्या है? इतिहास का
वास्तविक निर्माता है। फिर बात करते हैं बालक की। बालक ये शिक्षण का धुरी चर होता है। बालक क्या होता है? शिक्षण का धुरी चर होता है, शिक्षण का केंद्र चर होता है। और शिक्षण का परतंत्र चर भी बालक होता है। शिक्षण का योजनाधीन चर भी कौन होता है? बालक होता है। फिर बात करते हैं अभिभावक की। तो अभिभावक आरटी 2009 की धारा 21 के अनुसार, आरटी 2009 की धारा 21 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के 3/4 सदस्य अभिभावक होते हैं। कौन होते हैं? अभिभावक होते हैं। फिर विद्यालय का प्रबंधन समिति का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी कौन होते हैं? अभिभावक होते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आरटी 2009 वाला। और आरटी 2009 के अंदर 21वीं धारा के अंदर अपने अभिभावक का प्रबंधन समिति का 3/4 सदस्य अभिभावक बताए गए हैं। और जो लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं उसके सहयोगी माने जाते हैं। ये हो गए अपने मानवीय संसाधन की। अब बात करते हैं भौतिक संसाधन। तो भौतिक संसाधन के अंदर आपको सबसे पहले किसकी बात करनी है? विद्यालय भवन की। तो इसकी अंग्रेजी वर्णमाला, विद्यालय भवन की बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के समान कई आकृतियां हैं। जैसे एक तो होती है ई प्रकार की विद्यालय भवन की आकृति, HUTLYI आदि। जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है 1952-53 ने विद्यालय भवन की निम्नलिखित आकृतियां बताई है। तो 1952 जो 53 है, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है, उसने कितने प्रकार की आकृतियां बताई है? 3 प्रकार की सबसे महत्वपूर्ण आकृतियां बताई है। पहली आई वाली सामान्य श्रेणी की आकृति, आई होती है वो होती है सामान्य श्रेणी की आकृति। एल है वो श्रेष्ठ श्रेणी की आकृति है, जबकि जो यू श्रेणी की आकृति है वो सर्वोत्तम श्रेणी की आकृति बताइए। किसने बताई है? सर्वोत्तम श्रेणी की आकृति बताइए। फिर दूसरा आता है पुस्तकालय। दूसरा क्या है? पुस्तकालय। अगर पुस्तकालय की बात करें तो भारतीय पुस्तकालय आंदोलन का जनक सयाजी राव गायकवाड़ को माना जाता है। भारतीय पुस्तकालय आंदोलन का जनक सयाजी राव गायकवाड़ को माना जाता है। और पुस्तकालय को विद्यालय का हृदय या आत्मा कहते हैं। यह भी प्रश्न आया हुआ है कि नाड़ी तंत्र का अगर आ सकता है तो विद्यालय का हृदय पुस्तकालय होता है। क्या होता है? पुस्तकालय। पिट्समैन के अनुसार उत्तम प्रकार का पुस्तकालय उत्तम प्रकार के पुस्तकालय की पहचान माना जाता है। फिर आता है श्यामपट। तो श्यामपट की अगर बात करें तो श्यामपट का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। श्यामपट का जनक कौन है? विलियम जेम्स। श्यामपट को अध्यापक का मित्र कहा जाता है। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अध्यापक का मित्र किसे कहते हैं? श्यामपट को कहा जाता है। किसको कहते हैं? श्यामपट को अध्यापक का मित्र। अध्यापक और श्यामपट के बीच 45 डिग्री यानी 45 डिग्री का कोण बनता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम, यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की देन है। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम है वो शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की देन है, जिसे सत्र 1987-88 में प्रारंभ किया गया। जिसे सत्र 1987-88 में प्रारंभ किया गया और सत्र 2002-03 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का विलय सर्व साक्षरता अभियान में किया गया। किसके अंदर? सर्व साक्षरता अभियान के अंदर शामिल कर दिया गया। कब किया गया? 2002-03 में। किसका किया गया? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का विलय। और ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था किस शिक्षा नीति का ये प्रारंभ किया था? और 1986 ने प्रारंभ किया था। ठीक है। फिर आता है फर्नीचर। तो फर्नीचर, इसके संबंध में इंग्लैंड के बोर्ड ऑफ एजुकेशन के निम्न सुझाव दिए कि डेस्क बालकों की आयु एवं कक्षा के अनुसार हो, डेस्क की चौड़ाई 12 इंच से अधिक नहीं हो, लिखने वाली डेस्क में 15 डिग्री का झुकाव होना चाहिए। फिर आता है समय सारणी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। समय सारणी के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। क्या आते हैं? तो समय सारणी को समय तालिका, समय विभाजक चक्र, समय प्रबंधनक भी कहा जाता है। क्या क्या कहते हैं? तो समय सारणी को समय तालिका, समय विभाग चक्र, समय प्रबंधन की भी कहा जाता है। प्रोफेसर BC रॉय के अनुसार समय सारणी विद्यालय का स्पार्क प्लग कहा जाता है। BC रॉय क्या कहते हैं? समय सारणी विद्यालय का स्पार्क प्लग है। और SH मुखर्जी कहते हैं कि समय सारणी ये दर्पण है जिसमें विद्यालय का समस्त कार्यक्रम प्रतिबिंबित होता है। क्या होता है? समस्त कार्यक्रम प्रतिबिंबित होता है। पिट्समैन सुव्यवस्थित समय सारणी सुव्यवस्थित मस्तिष्क की उपज बताई जाती है। फिर आता है विद्यालय अभिलेख। तो विद्यालय अभिलेख सेवा पुस्तिका, इसका संबंध अध्यापक से होता है। केस बुक, इसे रोकड़ बहिर्कथा भी कहते हैं। प्रवेश पंजिका,
इसका संबंध विद्यार्थी से है। अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर, छात्र उपस्थित रजिस्टर, अध्यापक डायरी, भंडारण पुस्तिका, पोर्टफोलियो, दर्शक पुस्तिका, ये सब आपको याद होना चाहिए। फिर आता है कर्मचारी। इसके अंदर चतुश्रेणी कर्मचारी से लेकर संस्था प्रधान को शामिल किया जाता है और कर्मचारी जितने योग्य, श्रेष्ठ व कुशल होते हैं, प्रबंधन के उद्देश्यों को उतनी ही आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। फिर आता है निर्देशन। तो जब उच्च पदाधिकारी किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए निम्न अधिकारियों में कर्मचारियों को जो मार्गदर्शन तथा दिशा निर्देशन प्रदान करता है उसे निर्देशन कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देशन। निर्देशन में मुख्यतः 3 क्रियाएं शामिल होती है। पहला आदेश देना, दूसरा प्रशिक्षण देना, तीसरा मूल्यांकन। तो पहला आदेश देना, दूसरा प्रशिक्षण देना, तीसरा मूल्यांकन। और निर्देशन के 3 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिगत निर्देशन, दूसरा शैक्षिक निर्देशन, तीसरा व्यवसायिक निर्देशन। तीनों निर्देशन याद कर लेना, व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन। और निर्देशन व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों रूपों में हो सकता है, आपको ये भी साथ में याद रख लेना है। फिर जो आपका 5वां पॉइंट आता है समन्वय। क्या आता है? समन्वय। समन्वय यही है कि अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य संस्था प्रधान के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा करते हैं? संस्था प्रधान के द्वारा किया जाता है। छठा है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा रेनविस लिकट के अनुसार अभिप्रेरणा प्रबंधन का हृदय कहलाती है। अभिप्रेरणा प्रबंधन का हृदय कहलाती है और कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने का कार्य संस्था प्रधान के द्वारा किया जाता है। दोबारा देखिए, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने का कार्य संस्था प्रधान के द्वारा किया जाता है और कर्मचारियों को उचित वेतन। फिर बात करते हैं अभिप्रेरणा की विधियां। अभिप्रेरणा की 4 विधियां हैं। पहली है कर्मचारियों को उचित वेतन देना, इसके साथ अच्छा व्यवहार करना, रोजगार की सुरक्षा देना, पुरस्कार देना व पदोन्नति करना। पुरस्कार देना और पदोन्नति करना। फिर आते हैं प्रबंधन के गौण कार्य। प्रबंधन के गौण कार्य, पहला संप्रेषण या संचार। तो संप्रेषण को प्रबंधन का शक्ति ग्रह कहा जाता है। प्रबंधन को संप्रेषण को प्रबंधन का क्या कहते हैं? शक्ति ग्रह कहा जाता है। दूसरा होता है निर्णय। तो निर्णय को प्रबंधन का भविष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्य कहते हैं, क्योंकि निर्णय लेने का कार्य किसका होता है? संस्था प्रधान का होता है। तीसरा आता है प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि निर्धारित किए गए कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति प्रतिनिधि होता है। चौथा है नवाचार। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सूचना व तकनीकी संचार को काम में लेना नवाचार होता है। क्या होता है? नवाचार। तो ये था विद्यार्थियों शैक्षिक प्रबंधन या विद्यालय प्रबंधन, जो कि पहला टॉपिक था। शैक्षिक प्रबंधन का पहला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मैं आपके लिए जल्द लेकर आऊंगा, लेकिन ये जो सीरीज आपके लिए 15 से 20 वीडियो की रहने वाली है, आप इन सबको पूरा देखें और अच्छे से नोट्स को भी PDF टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त करके ध्यान से पढ़े, ताकि आपके एक क्वेश्चन, चाहे आप कोई भी टॉपिक है, चाहे राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक मंडल है या मान लो आप सर्ट है या डाइट है, ये सारे टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूँ। NEP 2020 या शिक्षा विभाग है, बीकानेर का माध्यमिक शिक्षा विभाग, सारे टॉपिक हम एक एक करके पूरा करने वाले। बस आपको हमारे साथ बने रहना है। वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। और आपको कमेंट के अंदर बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई। बस आप जल्दी ऐसे बने रहे और वीडियो को लाइक एंड कमेंट साथ जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।